हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पीजीटी कॉमर्स के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। और इस वीडियो में हम सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ, तो आई होप ये आपको जरूर हेल्प करेगा, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना तो चीजें समझ आएंगी, ओके। तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम्स में आए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, लाइक DSSS पीजीटी में, ठीक है। फिर आपका हरियाणा पीजीटी में आए हैं, यूपी पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, ये सब में ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। मैंने ये मेंशन भी किया है किस किस एग्जाम्स में ये आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन किया था, तो आज उसको कंटिन्यू करती हूँ। ओके, लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन केस, ठीक है। पब्लिक नोटिस जो है वो कब और किस केस में रिक्वायर होता है, दिया जाता है, ठीक है। तो एडमिशन ऑफ माइनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट बाय स्लीपिंग पार्टनर, एक्सरसाइजिंग ऑप्शन टू कंटिन्यू और नॉट ऑन अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी बाय द माइनर, ठीक है। तो किस केस में होता है ये पब्लिक नोटिस दिया जाता है? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ये एक्सरसाइजिंग ऑप्शन टू कंटिन्यू और नॉट ऑन अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी बाय द माइनर। देखिए, जब पार्टनरशिप बिजनेस का एक रूल होता है कि जिससे माइनर को उसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता ना, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। बट इन केस अगर कोई माइनर आप मतलब बिजनेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है, ठीक है, तो उसको उसका जो हिस्सा है उसको जो है सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, ठीक है। लॉस में उसका कोई दायित्व नहीं रहेगा, है ना। लॉस में वो मतलब उसका कुछ ये नहीं जाता है क्योंकि वो माइनर है, ठीक है। बट प्रॉफिट का जो भी परसेंटेज होगा, जो भी होगा, उसमें उसका हिस्सा रहेगा, ठीक है। उसको प्रॉफिट का शेयर दिया जाता है। तो ये हो गया। अब हाँ, तो पब्लिक नोटिस कब जारी होता है? तो जब जैसे कि जब वो माइनर जो है मेजोरिटी में आ जाता है, मीन्स 18 ईयर्स जब उसका कंप्लीट हो जाता है, देन उसके पास राइट होता है कि वो उस बिजनेस को कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। ये उसका अपना खुद का डिसीजन होता है, ठीक है। एंड उस सेंस में उस टाइम जब उसको कुछ लॉस होगा बिजनेस को, तो फिर उसमें से उसको उसका भी मतलब हिस्सा होता है कि उसको भी पे करना है, ठीक है। कुछ भी बिजनेस को लॉस हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो फिर वो उसका भी मतलब उसका भी उसमें भागीदारी होगा, है ना। तो इसी केस में क्या होता है कि वो पब्लिक नोटिस जारी कर सकता है कि उसको उस बिजनेस में कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो इन दिस केस पब्लिक नोटिस जो है वो रिक्वायर होता है और पब्लिक नोटिस दिया जाता है। कौन से केस में? जब माइनर जो है वो मेजोरिटी में आ जाता है, तो उस केस में पब्लिक नोटिस वो जारी कर सकता है कि उसको वो बिजनेस कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ठीक है। कंटिन्यू करना है तो फिर उस बिजनेस में अगर जो लॉसेस होंगे उसमें भी उसकी हिस्सेदारी होगी, मीन्स उसको उस लॉसेस में भी पे करना होगा, ठीक है। और जब तक वो माइनर रहता है तब तक उसको सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, है ना। लॉस में उसको कोई लेना देना नहीं है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। फर्म की प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड इसमें से नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं। ट्रेडमार्क ओन बाय द फर्म, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय और फॉर द फर्म, गुडविल ऑफ द बिजनेस, या प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पार्टनर्स। अब देखिए, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कैसे? तो चलिए समझते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पार्टनर्स, जो पार्टनर का खुद का पर्सनल प्रॉपर्टी है वो फर्म का प्रॉपर्टी थोड़ी ना कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ना। और बाकी सब जैसे ये ट्रेडमार्क ओन बाय द फर्म, तो ये भी फर्म का हो गया। प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय और फॉर द फर्म, ये भी फर्म का अपना प्रॉपर्टी है। गुडविल जो है बिजनेस का, वो भी उसका अपना प्रॉपर्टी ही कहलाएगा, तो ना काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये सारा तो बिजनेस का ही पार्ट हो गया। बट किसी भी पार्टनर का खुद का जो प्रॉपर्टी है, उसका पर्सनल प्रॉपर्टी, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइबिलिटी ऑफ अ माइनर पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ अ माइनर पार्टनर, ठीक है। माइनर पार्टनर का जो लाइबिलिटी होता है वो लिमिटेड होता है। देखिए किसमें? तो ऑप्शंस देखते हैं। हिज शेयर इन द फर्म, हिज पर्सनल एसेट्स,
हिज शेयर इन द फर्म एज वेल एज हिज पर्सनल एसेट्स और ही इज नॉट लाइबल। तो ये तीन ऑप्शन तो होंगे नहीं, उसका पर्सनल एसेट्स होगा नहीं, ये भी होगा नहीं पर्सनल एसेट्स, और ही इज नॉट लाइबल ये भी नहीं हो सकता, ये भी हम नहीं कह सकते। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाई? बिकॉज हिज शेयर इन द फर्म। देखिए ऐसे तो रूल है कि माइनर जो है उसको लॉसेस में कुछ लेना देना नहीं होता। अगर कोई माइनर पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, तो माइनर जब तक वो माइनर रहता है तब तक उसको सिर्फ प्रॉफिट्स का ही, मतलब सिर्फ प्रॉफिट ही मिलेगा, बिजनेस में जो प्रॉफिट्स हो रहा है वही मिलेगा उसको। उसको लॉसेस हो रहा है तो वो उसको झेलना नहीं है ना, ये रूल होता है। बट अगर फर्म का कुछ भी ऐसा दायित्व आ जाता है, कुछ भी ऐसा जो इसमें देना है, ऐसा कुछ भी, तो उस केस में क्या होता है कि माइनर का जो अपना शेयर्स तो है ना, तो शेयर्स में से उसको पे किया जा सकता है ना, मतलब शेयर्स में से उसको दायित्व वो दे सकता है, ठीक है। बट ऐसे में वो लॉसेस में, सारे लॉसेस में उसका कोई साझेदारी नहीं होता, कोई हिस्सेदारी नहीं होता है ना। माइनर को सिर्फ उसका प्रॉफिट वाला शेयर मिलता है, ठीक है। तो ही शेयर इन द फर्म ये हो जाएगा, जो फर्म में उसका शेयर है उसमें से वो दायित्व पे कर सकता है ना, दायित्व दे सकता है, लाइबिलिटी अपना। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स हिंदी में अगर बोले तो एकल एकल बिजनेस होता है ना, मतलब उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना। तो आपका इसमें से बोल रहा है कि कौन सा सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड है ना, है पूछा है। तो देखिए ऑप्शन है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म सेपरेट फ्रॉम ओनर, गोइंग कंसर्न, ओनर हैज नो कंट्रोल ओवर क्रूसियल बिजनेस डिसीजन। तो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप में तो अकेला ही एंटिटी होता है ना, मतलब बिजनेस को जो पूरा देखता है, उसमें लॉसेस प्रॉफिट सारे उसको खुद से अकेले ही झेलने होते हैं, है ना। तो इसमें लाइबिलिटी जो है वो भी अनलिमिटेड होता है, ठीक है, उसका लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइवेट कंपनी इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय independent legal existence, need not to file a prospectus with registration, liability of member is unlimited and shares are not freely transferable। तो प्राइवेट कंपनी जो है वो, इसका देखिए करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड, ठीक है। इसमें जो मेंबर का जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है प्राइवेट कंपनीज में ना, पब्लिक कंपनी में नहीं। पब्लिक में लिमिटेड होता है, प्राइवेट में अनलिमिटेड होता है दायित्व। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर गवर्न बाय, कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसके द्वारा गवर्न किया जाता है ना, देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, 1995, 1990 और 1950। तो सही आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। फिर है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सक्सेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्सेशन एक्ट। फिर है ओलिगार्ची मैनेजमेंट, देखिए ओलिगार्ची मैनेजमेंट इज रिलेटेड विथ विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओलिगार्ची मैनेजमेंट जो है जिसमें आपका ज्यादा लोग मिलकर जब उस बिजनेस को या ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, ठीक है, किसी ना किसी तरह से, तो उसे ओलिगार्ची मैनेजमेंट कहते हैं, जो कि रिलेटेड है कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, इसमें ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू यूनाइटेड फैमिली बिजनेस और जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो किससे रिलेटेड है ये, जॉइंट स्टॉक कंपनी से, ठीक है। जब भी कंपनी का शेयर्स वगैरह निकलता है ना, शेयर्स इशू होता है, तो उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स आते हैं ना, तो सारे उसमें मतलब सारे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो यही उसी को ओलिगार्ची मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जॉइंट स्टॉक कंपनी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया, द पार्टनर्स ऑफ अ रजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल अ सूट, ठीक है। जो भी पार्टनर्स किसी रजिस्टर्ड फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं वो फाइल कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम होता है उनको, तो किसके खिलाफ वो फाइल कर सकते हैं केस वगैरह। तो देखिए अगेंस्ट द फर्म, अगेंस्ट थर्ड पार्टीज, अगेंस्ट अदर पार्टनर्स और ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के खिलाफ ये
जो भी अगर केस वगैरह फाइल कर सकते हैं अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ इनसे, तो ठीक है। तो अगेंस्ट द फर्म, अगेंस्ट थर्ड पार्टीज और अगेंस्ट अदर पार्टनर्स, ये सबके खिलाफ वो फाइल कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप का एडवांटेज क्या होता है ना, फायदा क्या होता है? तो इज इन्फॉर्मेशन, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, मिनिमम रेगुलेशंस, ऑल ऑफ द अबव। तो सारा ही इसका एडवांटेजेस है, सारे फायदे होते हैं उसमें, है ना। फॉर्मेशन में इजी होता है ना, कोई टेंशन नहीं, पार्टनर्स है ये वो सबका मतलब सलाह लेना, ऐसा कुछ भी टेंशन नहीं होता है, खुद अकेला ही एक मतलब सिंगल एंटिटी होता है इसमें, है ना। तो फॉर्मेशन का इजी करना इजी होता है, मिनिमम रेगुलेशंस होता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है ना। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक एंटरप्राइज इज डिफाइंड एज, पब्लिक एंटरप्राइज का सही डेफिनेशन क्या हो सकता है? इसमें से सारे ऑप्शंस देख सकते हो आप, ठीक है। मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सिर्फ करेक्ट आंसर बता रही हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ये ऑप्शन डी, ठीक है। हाँ, ऑप्शन डी। देखिए, एन ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड and managed by public authorities for definite set of public purpose, ठीक है। पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या हो गया? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओन्ड या मैनेज किया जाता है पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा ना, पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा किस लिए? तो फॉर डेफिनेट सेट ऑफ पब्लिक पर्पस ना, लोगों का ही मतलब जनहित के लिए ही ना, लोगों के लिए ही, पब्लिक पर्पस के लिए, किसी न किसी पब्लिक का ही भला करने के लिए, कोई काम करने के लिए उसको मतलब किया जाता है, ठीक है। तो ये पब्लिक एंटरप्राइज का ये डेफिनेशन हो जाएगा, एन ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज फॉर डेफिनेट सेट ऑफ पब्लिक पर्पस, ओके। पब्लिक पर्पस के लिए इसे किया जाता है, और किसके द्वारा? तो पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा, ओके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज, देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सा सिद्धांत इसमें से है, मतलब कौन सा सिद्धांत फॉलो होगा इसमें? तो ऑप्शन देखते हैं, वन शेयर्स वन वोट, नो वोट, वन मैन वन वोट और मल्टीपल वोट्स। तो पब्लिक कोऑपरेटिव सोसाइटी पूछा ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर वन मैन वन वोट, ठीक है। सॉरी, वन मैन वन वोट, ठीक है। ये हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ तक हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चंस लाऊंगी, बिकॉज वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर बहुत सारा क्वेश्चंस मैं एक ही वीडियो में करा दूंगी तो, क्योंकि डिस्कस भी करना होता है ना, तो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो में यहीं तक के क्वेश्चन करा रही हूँ, और फिर नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस लेके आऊंगी प्रीवियस ईयर के, ठीक है। और से आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से पूरा देखना, तो आपको जरूर समझ में आएगा और काफी क्वेश्चंस क्लियर हुआ होगा। अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिल रहा होगा मेरी वीडियोस से, मेरे कंटेंट से, तो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके और चैनल पे बने रहे। और अगर नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। और चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।